हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज नंदिनी और आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे भारत का निर्वाचन आयोग। अब भारत का निर्वाचन आयोग के बारे में बात करें तो ये एक संवैधानिक संस्था है। ये संवैधानिक संस्था क्यों है? क्योंकि इसका जो उल्लेख है वो संविधान के आर्टिकल 324 में किया गया है। ठीक है, तो भारत का निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है जिसका उल्लेख आर्टिकल 324 में किया गया है। ठीक है, तो आर्टिकल 324 क्या बोलता है? निर्वाचन आयोग के गठन का इसमें प्रावधान किया गया है आर्टिकल 324 में। इसके अनुसार जो भारत का निर्वाचन आयुक्त है वो एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त व अन्य ऐसे निर्वाचन आयुक्तों से मिलकर बनेगा ठीक है, ऐसे जो गठन आर्टिकल 324 के अनुसार इसके गठन की बात कही गई, जिसके अनुसार कि जो निर्वाचन आयोग है, भारत का निर्वाचन आयोग है, वो एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त व अन्य ऐसे निर्वाचन आयुक्तों से मिलकर बनेगा जो राष्ट्रपति द्वारा समय समय पर निर्धारित किया जाएगा। मतलब कि जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है ये होना अनिवार्य है। परंतु अन्य निर्वाचन आयुक्त हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। ये होंगे या नहीं होंगे ये तय करने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को। अन्य निर्वाचन आयुक्त होंगे मुख्य निर्वाचन आयोग में, अन्य निर्वाचन आयुक्त होंगे या नहीं होंगे ये तय करेगा राष्ट्रपति। अगर होंगे तो कितने होंगे ये भी कौन तय करेगा? राष्ट्रपति तय करेगा। ठीक है, तो भारत का निर्वाचन आयोग एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त व अन्य ऐसे निर्वाचन आयुक्तों से मिलकर बनेगा जो समय समय पर राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किए जाएंगे। ठीक है, अब इससे क्या पता चलता है कि जो आयोग है, निर्वाचन आयोग है, ये दो प्रकार का हो सकता है। एक सदस्य हो सकता है, एक सदस्य भी हो सकता है और बहुसदस्य भी हो सकता है। एक सदस्य भी हो सकता है और बहुसदस्य हो सकता है। एक सदस्य होगा इसका मतलब कि उसमें केवल मुख्य निर्वाचन आयुक्त होगा। ठीक है, उसमें केवल मुख्य निर्वाचन आयुक्त होगा। व अगर बहुसदस्य है तो उसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त व अन्य निर्वाचन आयुक्त होंगे। ठीक है, तो कब ये एक सदस्य था और कब बहुसदस्य है हम इसके बारे में बात करते हैं। तो 16 अक्टूबर 1989 तक ये एक सदस्य था। ठीक है, अब 15 अक्टूबर 1989 तक ये एक सदस्य था। उसके बाद 16 अक्टूबर 1989 को इसको बहुसदस्य कर दिया गया। अब बहुसदस्य क्यों कर दिया गया, इसका क्या कारण है? इसका कारण यह है कि इसके बाद क्या हुआ, 61वां संविधान संशोधन हुआ। 61वां संविधान संशोधन में क्या किया गया था, जो वोट डालने की आयु है या मत डालने की आयु है उसको 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दिए गए। अब जब 18 वर्ष कर दिए गए तो जो निर्वाचन आयोग है इसका बहुत ज़्यादा कार्यभार बढ़ गया, क्योंकि अब जितने भी 18 वर्ष के लोग हैं उनका नाम मतदाता सूची में ऐड करना था, तो इसलिए कार्यभार बढ़ गया। इसलिए जो निर्वाचन आयोग को एक सदस्य से बहुसदस्य कर दिया गया, मतलब कि सदस्य संख्या इसमें बढ़ा दी गई। तो ये कब किया गया? 61वें संविधान संशोधन के बाद।
है ना। क्यों? क्योंकि निर्वाचन आयोग का कार्यभार बढ़ गया था और जैसे ही ये कार्य पूरा हो गया 1990 में इसे फिर से एक सदस्यीय कर दिया गया। ठीक है, 1990 में से फिर से एक सदस्यीय कर दिया गया। अब फिर ऐसा लगा होगा राष्ट्रपति को कि निर्वाचन आयोग का कार्य जो है वो फिर से बढ़ रहा है, तो इसको फिर से बहुसदस्यीय कर दिया गया। कब? 1993 में। और 1993 से वर्तमान में क्या स्थिति है? ये त्रिसदस्यीय, मतलब कि इसमें कितने सदस्य हैं? इसको 16 अक्टूबर 1989 में भी इसमें 3 सदस्य ही थे और वर्तमान में भी इसको 3 सदस्यीय बनाया गया। ठीक है, तो मतलब कि 16 अक्टूबर 1989 में इसमें 2 अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा कर दी गई थी। ठीक है, समझ में आया क्यों की गई थी? इसको 3 सदस्यीय क्यों किया गया था? क्योंकि 61वां संविधान संशोधन के कारण भारत के निर्वाचन आयोग का कार्यभार बहुत ज्यादा बढ़ गया था। ठीक है, तो कौन कौन होता है निर्वाचन आयोग में? एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त व अन्य निर्वाचन आयुक्तों से मिलकर एक निर्वाचन आयुक्त बनता है। अन्य निर्वाचन आयुक्त होंगे या नहीं होंगे उस आयोग में, ये तय करने का अधिकार राष्ट्रपति को है और कितने होंगे ये भी तय करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। ठीक है, तो इसके बाद हम एक और ये तो हमने बात की मुख्य निर्वाचन आयुक्त व अन्य निर्वाचन आयुक्त की। ठीक है, परंतु क्या होता है कि जो निर्वाचन आयोग को राज्य स्तर पे भी कार्य देखना पड़ता है। राज्य स्तर पे जो चुनाव होते हैं विधानमंडल के चुनाव में, वो भी किसकी जिम्मेदारी है? वो भी कराने किसकी जिम्मेदारी है? निर्वाचन आयोग की। तो राज्य स्तरीय पे निर्वाचन आयोग के कार्य को संभालने के लिए प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति की जाती है ना। प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्त या रीजनल इलेक्शन कमिश्नर की भी नियुक्ति की जाती है निर्वाचन आयोग के कार्यभार को संभालने के लिए। ये जो है ये राज्य निर्वाचन आयोग से बिल्कुल अलग है। ये जो प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्त होते हैं ये भी जो भारत के निर्वाचन आयोग है उनका ही हिस्सा होते हैं। ठीक है, तो हमने किस किस की बात की? एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त की, अन्य निर्वाचन आयुक्त की व प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्त की। 3 चीजों की हम बात करते हैं और इन सभी की अब हम बात करेंगे इनकी नियुक्ति के बारे में। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं नियुक्ति की। ठीक है, तो चाहे वो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हो या अन्य निर्वाचन आयुक्त हो, या प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्त हो, इन सब की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, राष्ट्रपति, आपको पता है कि राष्ट्रपति वास्तविक कार्यपालिका नहीं होती है। राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका होती है। राष्ट्रपति जो कार्य करता है वो मंत्री परिषद की सलाह पे करता है। तो डायरेक्टली तो राष्ट्रपति करता है, परंतु इनडायरेक्टली इनको नियुक्त करने की सलाह मंत्री परिषद के द्वारा की जाती है। ठीक है, तो संविधान में तो ये लिखा है कि राष्ट्रपति के द्वारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त व अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति की जाएगी, परंतु जो सलाह देती है इनको नियुक्त करने की सलाह मंत्री परिषद के द्वारा दी जाती है। ठीक है, तो इसके बाद हम बात करेंगे इनका कार्यकाल कितना होता है इनका। कार्यकाल होता है 6 वर्ष, है ना। 6 वर्ष अगर पूरे हो जाएंगे कार्यकाल के, या फिर 65 वर्ष की आयु पूरी होने पर।
ठीक है, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु पूरी होने पर इनका कार्यकाल पूरा हो जाता है। इनका कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष होता है या फिर 65 वर्ष की आयु तक इनका कार्यकाल होता है। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, वो अभी 56 साल का है, ठीक है, उसे निर्वाचन आयुक्त तो नियुक्त कर लिया जाता है। तो 56 साल के बाद उसका कार्यकाल कितना होगा? 6 वर्ष होगा। 6 वर्ष मतलब कि वो 62, जब वो 62 साल का हो जाएगा उसका कार्यकाल पूरा हो जाएगा। परंतु कोई व्यक्ति है जिसे 63 वर्ष की आयु में 63 वर्ष की आयु में वो मुख्य निर्वाचन आयुक्त या अन्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त होता है, तो वो 2 साल बाद ही उसका कार्यकाल पूरा हो जाएगा, क्योंकि वो 2 साल बाद ही 65 वर्ष की आयु कंप्लीट कर लेगा। तो मतलब इन दोनों में से जो भी, अगर 6 वर्ष पहले हो जाएंगे कंप्लीट तो उसका कार्यकाल पूरा हो जाएगा, या फिर उसकी आयु 65 वर्ष पहले हो जाएगी तो उसका कार्यकाल पूरा हो जाएगा। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हो या फिर अन्य निर्वाचन आयुक्त हो या फिर प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्त हो, इनका कार्यकाल सबका सेम होता है। सबका ही कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक ही होता है। ठीक है, समझ में आया कार्यकाल? अब इसके आगे हम बात करते हैं। अब हम बात करेंगे निर्वाचन आयुक्त या अन्य निर्वाचन आयुक्त की पद मुक्ति, मतलब कि इनको पद से हटाने की प्रक्रिया क्या होगी। तो जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, इसको अगर पद से हटाना है या इनकी पद मुक्ति की प्रक्रिया क्या होगी, जो सुप्रीम कोर्ट के जज की होती है। जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के जज को उसके पद से हटाया जाता है, उसी प्रक्रिया से भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से हटाया जा सकता है। मतलब कि जो सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने की प्रक्रिया क्या होती है कि जो इसमें क्या होता है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ही 2/3 बहुमत से इनको हटाने का प्रस्ताव पारित होना चाहिए। 2/3 बहुमत मतलब कि विशेष बहुमत से इनको हटाने का प्रस्ताव, सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने का प्रस्ताव अगर लोकसभा से पहले, मतलब एक बार लोकसभा से एक बार राज्यसभा से, दोनों से अलग अलग, दोनों सदनों में अलग अलग 2/3 बहुमत से वो प्रस्ताव पारित होता है, तो सुप्रीम कोर्ट के जज को उसके पद से हटाया जा सकता है। इसी प्रक्रिया से चीफ इलेक्शन कमिश्नर भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाया जा सकता है। मतलब कि लोकसभा व राज्यसभा दोनों में ही 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित होना चाहिए। 2/3 बहुमत मतलब विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित होना चाहिए, तभी भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है। ये 2/3 बहुमत किसका होगा? प्रेजेंट और वोट करने वाले, कितने लोग प्रेजेंट हैं और उनमें से कितने उन्हें वोट किया है, उनका 2/3 बहुमत चाहिए। मतलब कि प्रेजेंट कितने हैं और उनमें से कितनों ने वोट किया है, उनका 2/3 बहुमत उस प्रस्ताव के पक्ष में होना चाहिए, तो ये प्रस्ताव पारित हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रक्रिया से मुख्य निर्वाचन आयुक्त को अपने पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, और ये थी मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पद मुक्ति। अब हम बात करते हैं अन्य निर्वाचन आयुक्त को किस प्रक्रिया से अपने पद से हटाया जा सकता है। तो अन्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने के लिए बहुत सिंपल सी प्रक्रिया होती है। जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त क्या देगा? राष्ट्रपति को सलाह देगा, राष्ट्रपति को सलाह या परामर्श देगा, है ना। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ये बोल सकता है कि जो अन्य निर्वाचन आयुक्त हैं, आयोग के अन्य निर्वाचन आयुक्त सही तरीके से कार्य नहीं कर रहे हैं, तो वो राष्ट्रपति से ये मतलब सलाह दे सकता है कि आप इनको अपने पद से हटा दो। मुख्य निर्वाचन आयुक्त अन्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने के लिए राष्ट्रपति को सलाह दे सकता है, परंतु ये परामर्श या सलाह मानने के लिए राष्ट्रपति क्या बाध्य नहीं है ना। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सलाह मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है। तो ये हुई अन्य निर्वाचन आयुक्तों को पद से हटाने की प्रक्रिया। ठीक है, इसके बाद त्याग पत्र।
ठीक है, अगर मुख्य निर्वाचन आयुक्त या अन्य निर्वाचन आयुक्तों को अपने पद से त्याग देना है या त्याग पत्र देना है तो वो किसको देंगे, वो राष्ट्रपति को सौंपेंगे। ठीक है, राष्ट्रपति त्याग पत्र किसको देंगे, मुख्य निर्वाचन आयुक्त या अन्य निर्वाचन आयुक्त, राष्ट्रपति को। ये था त्याग पत्र। अब हम बात करते हैं मुख्य निर्वाचन आयोग के कार्य। पहला कार्य क्या है कि राष्ट्रपति, पहला कार्य चुनाव करवाना। किन किन का चुनाव, किन किन का चुनाव करवाना, किन किन के निर्वाचन करवाना है। पहला तो राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी प्रक्रिया कराना, ये किसका काम है, मुख्य भारत के निर्वाचन आयोग का। उपराष्ट्रपति का चुनाव, उपराष्ट्रपति का चुनाव और अधिसूचना, जो चुनाव की अधिसूचना है, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति की चुनाव की अधिसूचना है, ये भी निर्वाचन आयोग के द्वारा ही जारी की जाती है। इसके बाद लोकसभा, लोकसभा का चुनाव, राज्यसभा का चुनाव या फिर विधानमंडल, विधानमंडल ना, राज्यों के विधानमंडलों के चुनाव, ये किसका कार्य है, ये चुनाव करवाना, ये निर्वाचन करवाना, ये सारी प्रक्रिया देखना भी भारत के निर्वाचन आयोग का कार्य है। ठीक है, तो पहला कार्य क्या है, चुनाव करवाना। किन किन का चुनाव संबंधी कार्य करना, पहला कार्य चुनाव करवाना। किस किस का निर्वाचन कराना, राष्ट्रपति का निर्वाचन, उपराष्ट्रपति का, लोकसभा में सदस्यों का निर्वाचन, राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन और विधानमंडल में सदस्यों का निर्वाचन। ठीक है, तो ये हो गई इनके कार्य की बात, पहला कार्य हो गया। ठीक है, दूसरा कार्य क्या है, दूसरा कार्य है मतदाता सूची तैयार करना। मतलब कि कितने मतदान हो, मतलब कितने मतदाता हैं, इसकी सूची तैयार करना, ये भी भारत के निर्वाचन आयोग का कार्य है। और उस सूची को अपडेट करना, डेली टू डे, मतलब हर टाइम टू टाइम अपडेट करना, ये भी निर्वाचन आयोग का कार्य है। मान लीजिए कि जैसे कि अभी 2024 में चुनाव होने वाले हैं, 2024 में, तो 2024 तक जो भी 18 वर्ष की अपनी आयु कंप्लीट कर चुके हैं, उनका नाम मतदाता सूची में ऐड किया जाएगा। उस ऐड किया जाएगा मतलब कि मतदाता सूची को अपडेट किया जाएगा। तो मतदाता सूची का नवीनीकरण भी किसका कार्य है, निर्वाचन आयोग का। ठीक है, तो क्या है, मतदाता सूची तैयार करना, तैयार करना व इसका नवीनीकरण, इसका नवीनीकरण करना भी निर्वाचन आयोग का कार्य है। ठीक है, उसके बाद क्या कार्य है, तीसरा कार्य क्या है, जो राजनीतिक दल हैं, इनका पंजीकरण करना, इनका रजिस्ट्रेशन करना, है ना, राजनीतिक दल का रजिस्ट्रेशन या पंजीकरण करना, ये भी निर्वाचन आयोग का कार्य है। और क्या कार्य है, इनको चिन्ह प्रदान करना, राजनीतिक दलों को चिन्ह, राजनीतिक दल व अन्य जो दल को या किसी व्यक्ति को, जो भी व्यक्ति निर्दलीय खड़े होते हैं, हम किसी पार्टी से खड़े नहीं होते, उनको भी चिन्ह कौन प्रदान करता है, निर्वाचन आयोग। किसी राजनीतिक दल को या किसी व्यक्ति को चिन्ह प्रदान करने का कार्य भी किसका है, भारत के मुख्य निर्वाचन भारत के निर्वाचन आयोग का। ठीक है, तो पहला कार्य क्या है, पहला कार्य हमने क्या पढ़ा, चुनाव करवाना। किस किस का, राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का, संसद में लोकसभा, राज्यसभा, विधानमंडल का चुनाव, विधानमंडल में कौन कौन, विधान परिषद और विधानसभा का चुनाव। ये सारा कार्य देखना, चुनाव संबंधी सारे कार्य देखना किसका कार्य है, भारत के निर्वाचन आयोग का। उसके बाद मतदाता सूची तैयार करना, उसको अपडेट करना, मतलब हर चुनाव के बाद, मतलब हर चुनाव से पहले उसमें कितने नए मतदाता जुड़ रहे हैं सूची में, वो अपडेट करना, ये भी किसका कार्य है, ये भी भारत के निर्वाचन आयोग का कार्य है। व राजनीतिक दलों का पंजीकरण,
है ना। किन के कौन कौन से राजनीतिक दल हैं उनका रजिस्ट्रेशन करना, ये भी किसका कार्य है, ये भी भारत के निर्वाचन आयोग का कार्य है। राजनीतिक दलों को चिन्ह प्रदान करना, या कोई व्यक्ति निर्दलीय खड़ा है उसको चिन्ह प्रदान करना, चुनाव चिन्ह, चिन्ह कौन सा, चुनाव चिन्ह प्रदान करना ना, मैं बोल देती हूँ, ठीक है। राजनीतिक दल व व्यक्ति को चुनाव चिन्ह प्रदान करना, ये भी कार्य किसका है, भारत के निर्वाचन आयोग का। अगला कार्य क्या है, फिफ्थ, जो राजनीतिक दल हैं, किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्र स्तरीय दल या राज्य स्तरीय दल का दर्जा देना भी ये किसका कार्य है, भारत के निर्वाचन आयोग का, ठीक है। कोई कौन सा राज्य, मतलब कि अगर कोई राजनीतिक दल है, कब उसको एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल का दर्जा मिलेगा, ये दर्जा देना भी, दर्जा प्रदान करना भी किसका कार्य है, भारत के निर्वाचन आयोग का। और किस राजनीतिक दल को एक राज्य स्तरीय राजनीतिक दल का दर्जा प्राप्त होगा, वो भी कार्य किसका है, भारत के निर्वाचन आयोग का, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, है ना। इससे संबंधित कुछ भी नोट्स चाहिए आपको तो आप हमें टेलीग्राम ग्रुप पर फॉलो कर सकते हैं, और अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो आप मेरे सेशन को लाइक कर सकते हैं, हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं आगे अपडेट्स के लिए। थैंक यू।